है वेक्टर्स। आपको पता है हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, टाइम, एक्सीलरेशन, ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को आप स्केलर्स और वेक्टर्स में क्लासिफाई करते हो। क्या होता है स्केलर्स मतलब? Physical quantities which can be completely described by their magnitude. बहुत बढ़िया। ऐसी क्वांटिटीज जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज a numerical value, number is enough, but there are certain physical quantities जिसके लिए only magnitude, numerical value is not enough। फिर क्या चाहिए उनको? तो उनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत Direction. होती है। ठीक है। थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज है जिसको अपन नहीं पढ़ते, दोज आर कॉल्ड एज टेंसर्स। उनको मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट खासियत क्या रहती है? तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। वो अभी अपनी इस पिक्चर में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम अभी उनको टच नहीं करेंगे। सो मैग्नीट्यूड आपको पता है, इट्स जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब क्या, कौन बताएगा? सो जैसे मास 5 kg, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10,000 किलोमीटर, दीज आर, ये 10,000, 5, 10, ये जो सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, दोज आर कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। जैसे ये कोई कहेगा मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, सो दिस 170 इज अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। कोई कहेगा मेरा वेट है 600 न्यूटन, सो 600 इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो जिनको डिफाइन करने के लिए बस ऐसा मैग्नीट्यूड ही इनफ है। डिजायर्ड इफेक्ट आपको ठीक से समझने के लिए सिर्फ इस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनफ, उसे आप कहते हो स्केलर्स। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जैसे ही मैं 30 डिग्री सेल्सियस कहता हूँ, आपको ध्यान में आ जाता है कि अरे ये अपने अमरावती में काफी, आज का टेम्परेचर शायद से उसके आसपास रह सकता है। मैंने कहा कि अरे आज मैं 10 किलोमीटर चलकर आया, अरे बाप रे, आपको ध्यान में आ जाएगा 10 किलोमीटर चलना मतलब कितना। शायद से बडनेरा से अपने नवाज राजकमल तक पहुंच जाना, आपको ध्यान में आ जाएगा। बट मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि नहीं ये राइट साइड में जाएगा, नहीं ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? सर जब तक आप फोर्स कैसा लग रहा है ये बताओगे नहीं, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो शायद से ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। अगर इस साइड से फोर्स लगा और नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है, या नीचे ऐसी चीज है कि जो सॉफ्ट है थोड़ी, तो उसके अंदर ये जा सकता है। अगर यही फोर्स इस डायरेक्शन से लगा, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड में जाएगा। क्या मतलब है इन सब चीजों का? इन सब चीजों का मतलब ऐसा है कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये पूरा आपको समझना है। तो आपको सिर्फ 10 न्यूटन इज नॉट इनफ, आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए। और इंफॉर्मेशन मतलब आपको क्या चाहिए? आपको पता चाहिए कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। और एक एग्जांपल जो कि हमने काफी बार कहा होगा, फिर से एक बार, हम सब राजकमल चौक में खड़े हैं
और हम सबको कहा कि चलो भैया 200 मीटर अपन चलेंगे, चलते हैं। किसी को तो खुद को म्यूट करना होगा। ठीक है, क्या करना है हमें? 200 मीटर चलना है। तो बताओ हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे? हम राजकमल चौक में हैं और राजकमल चौक से हम 200 मीटर चलने वाले हैं। कहाँ जाएंगे बताओ? तो कुछ लोग शायद से रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग इधर राजापेट की तरफ आ जाएंगे, कुछ लोग गांधी चौक की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग उधर जोशी मार्केट के सामने से अपने नगर वाचनालय के सामने से चित्रा टॉकीज की तरफ जाएंगे। हाँ, अब तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो अब मुझे जो डिजायर्ड इफेक्ट है कि हम सब ने साथ में वो गांधी चौक की तरफ जाना है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि राजकमल चौक से गांधी चौक की तरफ 200 मीटर चलो, तब जाकर हम सब राजकमल चौक से गांधी चौक में जाएंगे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अलग जगह पहुंचेंगे, कुछ लोग और अलग जगह पहुंचेंगे। सो अगर मुझे हम सब एक ही जगह चाहिए, ठीक है, आपकी फाइनल पोजीशन अगर फिक्स है कि आपको कहाँ जाना है, तो मुझे शायद से डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी कि आप राजकमल चौक से गांधी चौक की तरफ जाओ। सो समटाइम्स ये डायरेक्शन भी बहुत जरूरी होती है। सो ऐसी क्वांटिटीज, बट ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट का मास नीचे से 10 kg है, राइट साइड से 5 kg है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का मास ये कहीं से भी मेजर करो, आप कुछ भी करो, जो उतना है उतना ही रहेगा। नाही नाही नाही, काय झालं ना, माझं त्या फोनचं टेम्परेचर खालून एवढं आहे, वरून तेवढं आहे। हाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग रहेगा, पर एक छोटी सी चीज है, मतलब जैसे अपनी दाल दाल बनाई, अब दाल एक छोटे बर्तन में ली, नहीं सर वो नीचे से मेजर करते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 आता है, ऊपर से मेजर करते हैं तो 10 आता है, लेफ्ट हैंड साइड से मेजर करते हैं तो 20 आता है, और राइट हैंड साइड से मेजर करते हैं तो 70 आता है। ऐसी दाल जनरली नहीं बनती अपने घर में। सभी दाल का पूरा टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मतलब जैसे टेम्परेचर है, मास है, इन चीजों को डायरेक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू बताई तो काम खत्म हो जाएगा। बट जैसे विंड फ्लो हो रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है विंड? तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सो जहां जहां ऐसी डायरेक्शन जरूरी हो जाती है, दोज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज, और जहां जहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो उनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, ओके सर, ध्यान में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सर इनको रिप्रेजेंट कैसे करना? जैसे मास तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 kg, फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना? तो जनरली हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर लेटर और उसके ऊपर बार, या कुछ बुक्स में जहां पर प्रिंट करने वाले के पास ये फिजिबिलिटी है, वो बोल्ड लेटर्स में लिखता है, या कुछ जगह पर आप देखोगे इसके ऊपर एक एरो दिया जाएगा। सो दीज आर ऑल वेज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है उनको, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। इस प्रकार से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड हम आइदर इस प्रकार से मॉड दो वर्टिकल लाइंस, या सिंपली लेटर एफ, इससे आप इसका मैग्नीट्यूड देते हो।
इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ऐसा है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, इस टेबल पर इसे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया देखो इसका वेट जो है ना, इसका वेट ये नीचे के डायरेक्शन में है। और कितना है वेट? तो 100 न्यूटन। ठीक है। सो अगर मुझे इसका वेट बताना है तो मैं ऐसा डब्ल्यू बार कहूंगा विच इज 100 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं कहूंगा इसका मैग्नीट्यूड डब्ल्यू बार का मॉड यहाँ सिर्फ डब्ल्यू है और ये है 100 न्यूटन। आया क्या ध्यान में? Yes, sir. ये Yes. है ये है वेक्टर। यहाँ पर मैंने बार से रिप्रेजेंट किया है और डायरेक्शन भी बताई है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताई है। और ये है मैग्नीट्यूड। सो इसे मैं स्केलर नहीं कहूंगा, दिस इज मैग्नीट्यूड। सर पर क्या हमेशा फिर इस प्रकार से हम डायग्राम निकालकर इतना सारा अपने किताब नोटबुक को कलर करके बताना पड़ेगा क्या? तो नहीं। हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2-3 डिफरेंट वेज। उसमें से एक है ग्राफिकल, दूसरा है हम नोटेशंस यूज करते हैं। तो पहले हम ग्राफिकल वाला वे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो हम कहते हैं देखो, जो कोई भी वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन विल बी इंडिकेटेड बाय एरो। और इसकी जो लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ दिस रे, ठीक है, अब रे नहीं कहूंगा मैं, लेंथ ऑफ दिस एरो विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब क्या? तो एक स्केल लेनी पड़ेगी हमें। मैं स्केल लेता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है। और यहां पर मैंने ये लाइन निकाली है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की। और मैं कह रहा हूं दिस इज माय डब्ल्यू बार। सर इसके कैसे समझना फिर? देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करने वाली है? 1 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 100 न्यूटन। 100 100 Newton. और डायरेक्शन एरो कहाँ पर है? डाउनवर्ड। Downward. तो बेसिकली यहाँ पर जो पूरा हमने डायग्राम निकालकर रिप्रेजेंट किया है, वो यहाँ पर हमने सिर्फ इस एरो और डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा डब्ल्यू बार विच इज वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन। आया क्या ध्यान में? Yes, sir. पक्का? ऐसा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट है विच इज, अब एक्चुअली देखो अब आपको रियलाइज होगा सर हम वेक्टर तो शुरुआत से यूज कर रहे हैं। जैसे ये अपनी कार है जो इसके पहले वाले चैप्टर में चल रही थी। ठीक है। अब इसकी स्पीड मैं बता रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड। और कोई ये ट्रक है, और इस ट्रक की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। आया क्या ध्यान में? हम ऐसे ही लिखते थे
बिल्कुल सही है। देखो, ये एरो इंडिकेट करता है कार कहाँ पर जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है। ये एरो इंडिकेट करता है ट्रक कहाँ जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है। अब जानबूझकर यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड वाला एरो छोटा दिखाया है, 100 मीटर पर सेकंड वाला एरो बड़ा दिखाया है। आया क्या ध्यान में? अब हर बार हम स्केल लेकर मेजर करके नहीं निकाल सकते हैं, बहुत समय लगेगा। सो सम हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रकार से एरो की लेंथ पर हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एरो की लेंथ रफली 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। डायरेक्शन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इस एरो की जो लेंथ है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है और डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। ठीक है। सो एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, पर हम डायरेक्शन एरो से दिखाते थे, तो हमने ऑलरेडी वेक्टर्स को यूज करना शुरू कर दिया था। ठीक है। यस सर। अब तो देखो, इन जनरल हम क्या करते हैं फिर, हम हमारे वेक्टर्स को इस प्रकार से, दिस इज वेक्टर, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, हम वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इट मे बी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन लेटर। ठीक है। सो जनरली इसकी लेंथ विल इंडिकेट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ रे विल इंडिकेट डायरेक्शन। अब ये ए बार क्या हो सकता है, तो ए बार वो अपना छोटा बच्चा जो है, जो गाड़ी गाड़ी खेलता है, इस बच्चे के गाड़ी पर लगने वाला फोर्स हो सकता है। खेलता है ना ये गाड़ी 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 गाड़ी, तो ये फोर्स हो सकता है। अब मैं उस फोर्स को ए बार कह सकता हूँ। ठीक है। ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी अ वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। ये पानी का ड्रॉप जो है वो नीचे गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये क्या हो सकता है, तो ये आपने एखादा बॉल या एखाद धोनी ने मारा हुआ सिक्सर है, जो स्टेडियम के जो गैलरी होती है जहां पर स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं उनके पास पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली मैंने इस वेक्टर का डबल वेक्टर निकाला। लेंथ डबल है, डायरेक्शन सेम है, तो इसे मैं 2c बार कह सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ c बार। मतलब क्या, सो अगर c बार 10 न्यूटन का फोर्स है, तो शायद से 2c बार ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है। आप ऐसा करते हो ना कि F इक्वल टू 20, अनदर फोर्स F1 इक्वल टू 4, सॉरी 10, तो आप लिखते हो F इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। तो बस वैसा ही यहाँ पर है कि हमारा ये जो वेक्टर है c बार, इसको कोई एक नंबर से, जनरली नंबर को कहा जाता है स्केलर, इस वेक्टर को इस प्रकार से हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है क्या? यस सर। ओके। तो क्या -1 भी स्केलर होगा क्या, मतलब एक नंबर है क्या? Yes, sir. तो क्या -1 इंटू बी बार हो सकता है क्या? Yes, sir. ओके। सो इसका मतलब क्या होगा, लेंथ कितनी, Opposite direction. बी बार इतनी, सिर्फ डायरेक्शन कैसे रहेगी, अपोजिट। Opposite. ठीक है। सर ऐसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है, यूर वेक्टर कैन बी छोटा सा वेक्टर, 0.1 ऑफ ए बार,
आप किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से विच कैन बी अ इंटीजर और फ्रैक्शन नंबर उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हमने क्या कहा अभी तक? हम कह रहे हैं कि देखो भैया, देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कि जिसको समझने के लिए डिजायर्ड इफेक्ट अपने को जो चाहिए वो होने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताकर अपना काम नहीं चलेगा, वी नीड टू मेंशन डायरेक्शन। हमने देख लिया, ठीक है? और ऐसा है तो हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ऐसे क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाता है। इनको जनरली एफ बार या इस प्रकार से बोल्ड लेटर या एफ के ऊपर एरो देकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको बताना है तो सिंपली लेटर एफ यूज होगा। अब एफ मतलब एफ के जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड बताना है तो इस प्रकार से मॉड के थ्रू बताते हैं। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एफ, या सिंपली लेटर एफ से बताएंगे। आगे जाकर हमने कहा इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है, किसी टेबल पर रखा है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, ठीक है? सो हमने कहा W बार इक्वल टू 100 न्यूटन, डायरेक्शन है डाउनवर्ड। इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ W बार या सिंपली W इक्वल टू 100 न्यूटन। अब हमेशा ऐसा चित्र निकालने की समय फुर्सत अपने पास नहीं रहेगी, तो हमने कहा फिर अपन क्या करते हैं, तो हम जनरली एक एरो जिसकी लेंथ इंडिकेट करेंगी मैग्नीट्यूड एंड एरो इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन, उनको यूज करेंगे। एंड हमें रियलाइज हुआ कि यार इसको तो हम थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे समझने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम इसे ऑलरेडी यूज कर रहे थे। हम हमारी गाड़ी की स्पीड की डायरेक्शन एरो से बता रहे थे, और जनरली हमने ऐसा इंश्योर किया है कि एरो की लेंथ ये उसके स्पीड के प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है? सो बस इतने ही सिंपल है वेक्टर को यूज करना। आगे जाकर हमने कहा कि अब ऐसी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, उनको अपन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम उनको नाम देंगे ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, इस प्रकार से। और ऐसे ए बार, बी बार, सी बार, डी बार को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है क्या? निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज एज सेम एज पॉजिटिव कहा तो आप हमारे ओरिजिन के राइट साइड में जाते हो, तो निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। तो जैसे यहाँ पर बी बार डाउनवर्ड वेक्टर है, तो -1 इंटू बी बार दैट इज माइनस बी बार, ये वेक्टर कैसा रहेगा? तो ये वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का रहेगा, ठीक है? क्या क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब देखो, आपने कुछ चीजें ऑलरेडी की है। ये कोई ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को ये लालिया और लालिया का दोस्त धक्का मार रहे। लालिया ताकत लगा रहा है ऑफ 5 न्यूटन, ये इसका दोस्त बुरिया ये ताकत लगा रहा है 10 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? 15 Newton. 15 Newton. कैसे कर दिया आपने? Add कर दिया. Addition. क्यों ऐड किया? Same because direction. they have same direction. ओके, और अभी अगर ये कोई इसका और एक दोस्त आ गया, वो इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो अब कितना फोर्स लग रहा है?
12 न्यूटन। 12। सो देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर इस प्रकार से फोर्सेस अगर एक डायरेक्शन में है तो उनका कंबाइंड इफेक्ट, ये आपने हमें अच्छे से बताया, ये 15 न्यूटन का है। ठीक है, इस कंबाइंड को ही कभी कभी अपन नेट वर्ड यूज करते हैं। और अभी अगर ये इधर से कोई और फोर्स आ गया तो उसके लिए आप कहोगे ये 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर नेट फोर्स हो जाएगा 12 न्यूटन। सही है क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, वो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एखादा कपड़ा, एखादी प्लास्टिक जिसमें कुछ तो खाने की चीजें वो मिल जाती है, और वो क्या करते हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। होता है क्या ऐसा? अपने मुंह में पकड़कर कागज का कपड़े का टुकड़ा या प्लास्टिक की बैग वो इस प्रकार से खींचने लगते हैं। ठीक है, तो अब फोर्स कहाँ और कितना और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, कैसे पता चलेगा अपने को? सर ये तो जरा मुश्किल काम हो गया। सही है ना? पता चलेगा क्या डायरेक्टली? नो सर। नो सर। तो इसे निकालना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सॉल्व। सही है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये अपने काम की चीज है। हमेशा इससे दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो ऐसे अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है तो उनका कंबाइंड इफेक्ट निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है वेक्टर को एड्स करना या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, या कंबाइंड इफेक्ट दैट इज रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट दैट इज रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कि Yes, हमारे sir. रियल लाइफ की बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी कि उस पर इस प्रकार की चीजें होंगी। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो, कंबाइंड इफेक्ट निकालने की, दैट इज रिजल्टेंट निकालने के एक कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस लॉ को पढ़ने के पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे देयर आर टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या क्या टाइप है वेक्टर के, क्योंकि वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। So there is something called as equal vector. कौन से वेक्टर्स को इक्वल कहेंगे? Direction same It is only. having same directions and magnitude. Two vectors are equal if and only if Their physical quantities are same. फिजिकल क्वांटिटी सेम होने से काम नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहनी ही चाहिए, मतलब एक फोर्स और एक वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, बट अभी अपन जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा if and only if they have Same magnitude and direction. same magnitude and
Same direction. सेम डायरेक्शन, तभी उनको इक्वल कहा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या? तो ये ए बार और ये ए बार, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। These vectors C बार एंड D बार ये इक्वल रहेंगे। भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और ये P बार है, ये Q बार है, P इक्वल टू Q हो सकता है। ठीक है, बट P बार इज नॉट इक्वल टू Q बार। क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? Direction. डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। सो ध्यान में आया क्या इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब आप मुझे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर बता सकते हो क्या क्या हो सकते हैं? सर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट but direction or not. मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन कहा कैसे रहेगी? अपोजिट। Opposite. Opposite. डायरेक्शन। सो को कहा जाता है अपोजिट वेक्टर्स। इसको मैं थोड़ा सा गायब करता हूँ, इस जगह को यूज कर लेंगे है। इनको कभी कभी निगेटिव वेक्टर्स भी कहा जाता है। इनको एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। इनको एंटी पैरेलल भी कहा जाता है। देखो एंटी पैरेलल इज ओनली इंडिकेटिंग डायरेक्शन। ठीक है, मैं बताऊंगा, जाऊंगा वहां पे। ठीक है, मैं अभी यहाँ एंटी पैरेलल जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ। क्या कहना है हमारा यहाँ पर? हमारा यहाँ पर कहना है ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ए बार एंड बी बार। P bar and Q bar. These are a pair of मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इक्वल है, बट अपोजिट वेक्टर से, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, Yes, sir. पक्का? Yes. ओके। सो अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए बार इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ पी बार इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बार, Minus two. या क्यू बार इक्वल टू माइनस ऑफ पी बार। माइनस ऑफ पी बार कैसा रहेगा? इतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का, इतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का। तो ये तो क्यू बार जैसा बन जाएगा, माइनस ऑफ पी बार मतलब।
ठीक है, तो हम इस प्रकार से इनको यूज कर सकते हैं। ओके, अब और एक टाइप आ जाता है विच इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। किसे कहा जाएगा यूनिट वेक्टर? Having magnitude of 1 unit. हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, a vector having unit magnitude, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। पर वेक्टर है तो इन गिवन डायरेक्शन, कभी कभी इसे समझने के लिए कहते हैं हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ पेरेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या? सो ये अगर ए बार है, सो ए बार की डायरेक्शन, डायरेक्शन पक्की है। किसकी डायरेक्शन? ए बार की डायरेक्शन। पर मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? यूनिट, मतलब 1। इसको कहा जाएगा यूनिट वेक्टर और इसको डिनोट किया जाएगा इसके सर पर टोपी लगाकर, ए कैप। ठीक है, अब देखो इसको निकालना कैसे? सो डायरेक्शन तो लेनी है ए बार की। जब मैं ए बार कहता हूं तब मैं क्या क्या बताता हूं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अपने को सेम क्या रखना है जब यूनिट वेक्टर निकालना है तब? Direction. और मैग्नीट्यूड को क्या करना है? Unit. मतलब इस मैग्नीट्यूड को उतने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। Yes. मतलब डायरेक्शन सेम रखी और इसके मैग्नीट्यूड को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। सही है क्या? Yes, sir. ठीक है, पक्का? Yes. ओके, अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसे कहा जाता है नल वेक्टर। अब ये क्या है? Having magnitude 0. Vector having magnitude जीरो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? Direction cannot Direction be not defined. defined. मतलब क्या? All directions object is in rest. in any direction. एखादा एग्जाम्पल? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो क्वांटिटी का है कहाँ, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Sir, magnitude, no direction. क्या हुआ? Zero force example. जीरो फोर्स मतलब फोर्स ही तो नहीं है, फिर उसको डिफाइन क्यों करना? सर एखाद्या पार्टिकलची वेक्टर वेलोसिटी जी स्टेशनरी आहे अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी रहेगी क्या? इट विल बी एट रेस्ट। ठीक, आप थोड़ा सा ट्रैक पर हो, थोड़ा सा मतलब सही डायरेक्शन में हो, पर थोड़ा सा इसे एक स्टेप आगे जाकर सोचने की कोशिश करो। Two people pulling a rope in opposite direction with equal force. बहुत बढ़िया, बहुत। ये वो कंडीशन रहेगी जहां पर
नेट फोर्स 0 रहेगा। बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है बट नेट फोर्स इज 0। ठीक है, उसे कहा जाएगा नल वेक्टर। या दूसरी केस हमने कहा है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और नीचे आने लगेगा। तो ये अभी क्या है, ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में। यहां तक ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में। इस साइड में वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? यहाँ तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। यहाँ पर अपवर्ड है, ये तो नीचे आने वाला है इसके बाद। सो एक इंस्टेंट पहले ये ऊपर जा रहा था, एक इंस्टेंट बाद ये नीचे आने वाला है। ठीक है, अब शायद से कोई कहेगा सर ये तो रेस कंडीशन है जिसको हमने बताया था। बिल्कुल सही है, रेस कंडीशन है जिसको शायद से कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की थी, बट ऐसे जगह हमें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। हम डिफाइन नहीं कर सकते ये अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम कहते तो है कि फाइनल केस में इसकी वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0। तो इसको वेलोसिटी तो बोलते हैं हम, पर इसकी डायरेक्शन अपन नहीं बता पाते। वेलोसिटी को 0 कहते हैं। या जैसे किसी ने तो बढ़िया एग्जांपल दिया, अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, इधर का फोर्स F1 है, इधर का फोर्स F2 है। क्या इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है। Yes, sir. ठीक है, पर इनकी डायरेक्शन कहाँ पर है? इनकी डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट है। सो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। जीरो Zero. हो गया। Zero. ऐसे केस में हमें, अब फोर्स तो 0 हो गया, ऐसे केस में नल वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो नल वेक्टर इज अ वेक्टर having 0 magnitude and arbitrary that is a direction which cannot be defined, या एनी डायरेक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या एग्जांपल ध्यान में? यस Yes, sir. पक्का? अब देखो, Yes, sir. और दो चीजें अपने काम की है। अरे अरे अरे, अपने काम की और दो चीजें हैं। एक है रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे यहां पर आपने कहा था कि नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। सो ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट। इसको अभी हमने नेट फोर्स कहा है। ठीक है, सो जहां पर मल्टीपल वेक्टर्स रहेंगे, मल्टीपल फोर्सेस रहेंगे, एखादे ऑब्जेक्ट को अगर मल्टीपल डायरेक्शन में वेलोसिटी समहाउ हम इम्पार्ट करते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट अपन निकालते हैं। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? Resultant of two or more vector is a single vector which produces the same effect as produced by all the vectors
ब्रैकेट में लिखता हूं एक्टिंग साइमल्टेनियसली। मतलब क्या? तो सभी साथ में जब एक्ट करते हैं तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला ये सिंगल वेक्टर रहेगा। इसका मतलब किसी ने मुझे 10 रुपए की 3 नोट दी, 20 रुपए की 1 नोट दी और 50 रुपए की 1 नोट दी। इसका रिजल्टेंट करके क्या मैं एक 100 रुपीज की नोट दे सकता हूँ क्या? Yes. ठीक है। तो ये कितनी नोट हो गई? ये 5 नोट्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वही सेम इफेक्ट ये नोट करने वाली है। ठीक है। शायद से आपने क्लास 10th में इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके पढ़ा होगा। अलग अलग रेजिस्टेंस को एक ही रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सो वैसे अलग अलग फोर्सेस के जगह एक ही फोर्स निकालना, उसे कहा जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अलग अलग वेलोसिटीज अगर साइमल्टेनियसली आ रही है ऑब्जेक्ट को, जैसे ये कोई मूविंग बॉल है, इसको आपने समहाउ इधर स्ट्राइकर से हिट किया। जेव्हा कॅरम खेळताना आडम धुडूम मारतो ना, त्यावेळेला असं होतं। सो अगर ऐसा होता है तो इसकी मोशन कुछ तो अब इस डायरेक्शन में नहीं रहेगी, बदल जाएगी। सो कौन से डायरेक्शन में होगी? तो उसके लिए हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। आ रहा है क्या ध्यान में? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी चीज जान लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या कहेंगे? तो अ वेक्टर which indicates position of particle with respect to our reference system that is origin is called as पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन के रिलेटेड या रेफरेंस पॉइंट के रिलेटेड, ओरिजिन को अपन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो ओरिजिन को रिलेटेड हमारे पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है ये बताने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब देखो, एक बार अपन ने पूरा क्या पढ़ लिया शुरुआत से देख लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। तो हमने कहा देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ स्केलर्स रहेंगी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली, कुछ वेक्टर्स रहेंगी जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। फिर हमने उसके एग्जांपल्स देख लिए कि फोर्स कहां पर लग रहा है, इसके ऊपर ब्लॉक की मोशन होगी। अपने वो डिस्प्लेसमेंट वाला देखा था कि आप कौन से डायरेक्शन में जाते हो उस पर आप फाइनली कहां पर पहुंचने वाले हो ये डिपेंड करेगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो बोल्ड लेटर यूज हो सकते हैं, लेटर के ऊपर बार यूज हो सकता है या एरो यूज हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो मॉड बताते हैं या सिंपली लेटर से बताते हैं। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा, ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करता है तब हम कहते हैं कि एरो की लेंथ विल इंडिकेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा वेक्टर्स को किसी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में आपको दूसरा वेक्टर मिलेगा। फिर हमने कहा ऐसे दो वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो वेक्टर्स इक्वल नहीं रहेंगे। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? तो मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है?
तो मैग्नीट्यूड यूनिट रहेगा और डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन रहेगी या पेरेंट वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी। इसे दिया जाएगा ए कैप से, ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ए बार। नल वेक्टर क्या होता है? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, मैग्नीट्यूड 0 है तो उसकी डायरेक्शन अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आर्बिट्ररी डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, और फाइनली हम पहुंचे, there is something called as resultant vector. Resultant vector ये ऐसा वेक्टर है, the resultant of two or more vector is a single vector which produces the same effect as produced by all the vectors acting simultaneously. ये simultaneously जो effect produce कर रहे हैं वैसा ही effect resultant vector produce करेगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर होता है अ वेक्टर which indicates position of particle with respect to reference system. ठीक है क्या? Yes.